हेलो फ्रेंड्स। सो जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में मेकआउट प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। सो वी हैव रीच्ड टिल 5 क्वेश्चंस। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव क्लॉसियस-मसोर्टी इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो सबसे पहले जो है हमें ये जानना है कि क्लॉसियस-मसोर्टी इक्वेशन होती क्या है। क्लॉसियस-मसोर्टी इक्वेशन जो है वो मैक्रोस्कोपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, जो कि एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, उसको कनेक्ट करती है माइक्रोस्कोपिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, सो इट रिलेट्स मैक्रोस्कोपिक डाइलेक्ट्रिक constant of a material with किससे, with the microscopic polarizability of the molecule। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो इक्वेशन है क्लॉसियस-मसोर्टी इक्वेशन, ये कनेक्ट करती है मैक्रोस्कोपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को माइक्रोस्कोपिक पोलराइजेबिलिटी से। ओके, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है, ये हमारा क्या है, परमिटिविटी इन अ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी -1 अपॉन relative permittivity +2 is equals to n times alpha upon 3 epsilon। okay, where this epsilon r is क्या है, epsilon r क्या है, हमारा रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, एप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस में परमिटिविटी, यानी कि फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं, एन है, अल्फा है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो एन है, एन रिप्रेजेंट्स नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। number density of molecules। ओके, अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, यानी कि जो हमारी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है वो क्या है, अल्फा है, पोलराइजेबिलिटी of each molecule। okay, next question क्या है, material which shows negative susceptibility is paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic। okay, so हम एक एक करके समझते हैं ये कौन कौन से मटीरियल्स हैं। सबसे पहला क्या है, पैरामैग्नेटिक। सो पैरामैग्नेटिक कौन से मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक आर दोज मटेरियल्स विच हैव स्मॉल एंड पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी। ओके, दे हैव स्मॉल एंड पॉजिटिव susceptibility। ओके, और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, अनदर प्रॉपर्टी क्या होती है,
they have permanent डाइपोल। ओके, यानी कि परमानेंट डाइपोल क्या, पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं उनका जो एटम होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो जब हम जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डाइपोल क्रिएट होता है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट डाइपोल हमें क्या होता है कि ससेप्टिबिलिटी होती है। ससेप्टिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द डाइपोल मोमेंट। ओके, सो वो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव एंड स्मॉल। ओके ओके, सो दे हैव परमानेंट डाइपोल। ओके, नेक्स्ट क्या है, दे आर weakly attracted towards magnetic field। इट मीन्स कि अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे विल बी अट्रैक्टेड बट इट विल बी वेरी वीक। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डायमैग्नेटिक। ओके, सो व्हाट इज डायमैग्नेटिक? या सो डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि इसका जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होता है। सो इट हैज़ नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी। ओके, क्यों होता है? बिकॉज देयर इज नो परमानेंट डाइपोल। ओके, एंड अनदर थिंग इज दैट अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे सो इट विल रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड। सो it will oppose applied magnetic field। ओके, क्यों करेगा? बिकॉज they have paired electrons। बिकॉज दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अगर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, एटम्स जो हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के डिसिपेशन की वजह से क्या होगा कि एक करंट जो है इंड्यूस होगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे हमारे पास लैटिस ऑफ एटम्स है, तो क्या होगा कि उसमें जो है एक करंट इंड्यूस होगा एंड दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इट विल रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड। जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जो हमारा ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं काई एम से, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लार्ज। ओके, ये पॉजिटिव होती है, लार्ज होती है। ओके, पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज। व्हाई? बिकॉज it has permanent dipoles that will create domain। So
तो पहले क्या था कि हमारा जो पैरामैग्नेटिक था उसमें भी परमानेंट डाइपोल्स क्रिएट हो रहे थे, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में पहले से ही हमारे पास परमानेंट डाइपोल मौजूद है। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे सो दे विल फॉर्म अ डोमेन। डोमेन मीन्स इफ़ यू हैव अ बॉडी सो इन बल्क, बट इफ़ यू सी माइक्रोस्कोपिकली देन देयर विल बी पैचेस, है ना। इसमें पैचेस होंगे जो कि जिसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगा। ओके, सो जो उनका डाइपोल मूवमेंट होगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगा। सो दे विल इनहेंस द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। ओके, और दैट्स वाई जो है जो हमारे मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट जो हमें मिलते हैं वो किस चीज़ के होते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आयरन, बिकॉज अगर हम आयरन के ऊपर क्या है मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं सो आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो उस मटेरियल के अंदर आ जाती है। सपोज इफ दिस इज आयरन, सो बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ डोमेन इट विल एक्ट लाइक अ मैग्नेट। ओके, सो दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ मटेरियल आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट हमारा है एंटीफेरो। सो एंटीफेरो मैग्नेट में क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है इज पॉजिटिव, ओके, बट it is less than para. ओके, सो जो इसके अंदर ससेप्टिबिलिटी होगी वो पॉजिटिव होगी, लेस देन पैरा होगी। ओके, तो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई हमारी, सबसे ज़्यादा ऑर्डर हमारा हो जाएगा सबसे ज़्यादा पैरो। ओके, देन हमारा पैरा, ओके, देन एंटीफेरो। ओके, सो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था विच मटेरियल शो नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी, so the right answer will be diamagnetic. But we discussed this question in depth and I discuss all the options, ताकि जो है अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे आते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू। सो व्हाट इज बोर मैग्नेटॉन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट बोहर मैग्नेटॉन it is unit of magnetic moment। ओके, सो हम जो है मैग्नेटिक मूवमेंट को बोहर मैग्नेटॉन की यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और बोहर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला होता है म्यू बी इक्वल्स टू ई एच क्रॉस बाय 2m। ओके, एंड वी नो दैट एच क्रॉस का वैल्यू h बाय 2 पाई। सो अगर हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू हो जाएगी ई एच अपॉन 4 पाई m। ओके, तो ये हमारा वैल्यू हो गई ई एच अपॉन 4 पाई m। सो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बट दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। इफ दे आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ एच क्रॉस तब जो है हमें इस फार्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वेव फंक्शन शाई एम एंड शाई एन आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस। सो वेव फंक्शंस विल बी ऑर्थोगोनल if they are independent of each other. It means this integral of psi m and psi n ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हाउ मच पार्ट ऑफ psi m
is in psi n. Okay, how much, या हम कह सकते हैं ओवरलैप is in between the state psi m and psi n. ओके, सो ये ऑर्थोगोनल जब भी होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे कब होंगे ऑर्थोगोनल? इफ देयर इज नो ओवरलैप. इट मीन्स कि जो हमारा वेव फंक्शन psi m है उसका कोई भी पार्ट psi n में प्रेजेंट नहीं है. तब क्या होगा कि जो हमारा जो ये इंटीग्रल है, देन आर इंटीग्रल ऑफ psi m ओके, तो क्या होगा? जब कोई ओवरलैप नहीं होगा तो हमारा ये इंटीग्रेशन जो है 0 होगा. एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. एवरेज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल एट टेम्परेचर 0 केल्विन इज. ओके, सो इसके लिए मैं आपको जो है डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ. एंड मे बी वी विल कवर दिस when we will study these topics in detail, but right now मैं इसका जो आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ. सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमें क्या गौर करना है कि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो EF के टर्म्स में हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज EF. व्हाट इज दिस EF? सो EF is nothing but Fermi energy. ओके, सो EF इज नथिंग बट फर्मी एनर्जी. फर्मी एनर्जी क्या होता है? फर्मी एनर्जी इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन in not in at. So whenever we are talking about Fermi energy, we will talk about temperature also. At what temperature? Because it will vary with temperature. So Fermi energy is the highest occupied energy by electron at temperature 0 Kelvin. So this is the definition of Fermi energy. Okay, so the formula for average energy is, so I will discuss the general formula. So इसका जो जनरल फार्मूला होता है D अपॉन D+2 मल्टीप्लाई बाय फर्मी एनर्जी, वेयर D इज डायमेंशंस. इट मीन्स कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो हमें डायमेंशंस दे रखा है वो किस डायमेंशन में बात कर रहा है. ओके, अगर क्वेश्चन में कोई भी डायमेंशन नहीं दे रखा है, ओके, सो अगर कोई भी डायमेंशन नहीं दे रखा है, नो डायमेंशन इज गिवन, देन वी विल कंसिडर इज 3D. ओके, सो जो D है, D की वैल्यू है वो कैसी है? 1 2 3 फॉर 1D 2D 3D. सो हेयर एज वी कैन सी हमारे क्वेश्चन में जो है कोई भी डायमेंशन की बात नहीं करी है ना. सो वी कैन टेक एज अ 3 dimension केस. दैट इज द मोस्ट जनरल केस. द मोस्ट जनरल केस इज 3 dimension. सो एवरेज एनर्जी विल बी, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एवरेज एनर्जी. सो D विल बी 3 अपॉन 3 + 2 and that will become 3 upon 5 EF. Okay, so that will be our answer. Okay, this is very easy question, no? Okay, moving forward. अभी क्या बोल रहा है? The statistics obeyed by helium-4. Okay, so कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? Statistics followed by helium-4. Options are Maxwell-Boltzmann statistics, Bose-Einstein, Fermi-Dirac, any of these. So
the statistics that it will follow depends on मास नंबर. ओके, सो जो हीलियम का जो मास नंबर है यहाँ पे उस पर डिपेंड करेगा. या कोई भी एटम अगर हमको जनरल दे रखा है तो वो कौन सा स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा, दैट विल डिपेंड्स ऑन द मास नंबर ऑफ द एटम. ओके, सो हेयर जो है हमारा जो हीलियम 4 है इसका मास नंबर कितना है, मास नंबर इज 4. ओके, सो तो कौन सा स्टैटिस्टिक्स का फॉलो करेगा इसका, ये डिसाइड इट इज डिसाइडेड बाय द मास नंबर. ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इफ दिस मास नंबर that is A is, if it is even, अगर इवन है तो वो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा. ओके, और अगर ऑड है तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा. ओके, सो हमारा जो हीलियम 4 है उसका जो मास नंबर है दैट इज इवन, सो इट विल फॉलो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो 12th नंबर क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन इज. सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, और मैं बता देता हूँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशंस जो है कौन कौन से हैं. वन इज डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h²/2. सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम अनसर्टेनिटी रिलेशंस लिखते हैं तो अगर हम डेल्टा एक्स के साथ लिख रहे हैं तो हमें हमारा जो कॉन्जुगेट आएगा वो डेल्टा पी एक्स आएगा. सिमिलरली अगर हम डेल्टा वाई के साथ लिखेंगे तो जो कॉन्जुगेट आएगा वो डेल्टा पी वाई आएगा. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर डेल्टा जेड के साथ लिखेंगे तो जो कॉन्जुगेट आएगा वो डेल्टा पी जेड आएगा. ओके, so these are the uncertainty relations. Another uncertainty relation is the energy time uncertainty relation, that is delta E into delta T is greater than equals to h²/2. That is another uncertainty relation. Okay, that can also be asked in this kind of questions. Okay, so तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा. okay, नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है. इन द लिमिट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लार्ज वेवलेंथ प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन रिड्यूसेस टू. ओके, सो सबसे पहले क्या है कि प्लैंक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ व्हाट इज द फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स लॉ. सो जनरली द फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स लॉ इज प्लैंक्स का जो लॉ था उसमें फॉर्मूला क्या दिया था, एनर्जी डेंसिटी का. एनर्जी डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर. वो क्या था, 8 h³ अपॉन c³ अपॉन 1/e⁻⁻ h/kT -1. ओके, सो क्या कह रहा है कि हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, at high temperature and large wavelength. हाई टेम्परेचर और लार्ज वेवलेंथ पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर T इज हाई, वेवलेंथ इज हाई. तो अगर वेवलेंथ हाई है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ. सो अगर वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी लो. सो अगर हम हमारा जो फॉर्मूला का ये वाला पार्ट है, एक्सपोनेंशियल पार्ट है, अगर उसको देखें, ओके, सो एक्सपोनेंशियल की जो पावर है h/kT. ओके, सो टेम्परेचर जो है बहुत हाई है और फ्रीक्वेंसी बहुत लो है. सो ओवरऑल ये जो टर्म है दिस इज स्मॉल. क्यों, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो, सो h/, लो, और टेम्परेचर इज वेरी हाई, सो kT इज हाई. सो
सो a low value divided by high value is a very low value. Okay, so तो जो हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसको हम जो है एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, सो वी कैन राइट इट एज 1 प्लस एच न्यू बाई के टी प्लस सम अदर टर्म्स दैट विल बी नेग्लेक्टेड. वाई? बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी लो. ओके, सो अगर हम 2 टर्म्स लेते हैं तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? एनर्जी डेंसिटी एज अ टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड टेम्परेचर विल बी 8 बाय एच न्यू क्यूब on c cube multiply by 1 upon 1 plus h nu by kt minus 1. Okay, and that will be h by 8 by minus 1 से plus 1 कैंसिल है ना, h से h भी कैंसिल. ओके, एक न्यू से एक न्यू कैंसिल, सो दैट विल बी न्यू स्क्वायर. ओके, सो क्या हो जाएगा? 8 पाई न्यू स्क्वायर, टी ऊपर चला जाएगा है ना, के टी ऊपर चला जाएगा हमारा, के टी डिवाइडेड बाय सी क्यूब. एंड दिस फार्मूला इज फॉर Rayleigh-Jean's law. This formula is for Rayleigh-Jean's law. ओके, सो जो आंसर हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में जाएगा. सो ये किसके लिए है? हाई टेम्परेचर और लो वेवलेंथ. ओके, अगर और ये वाला जो फॉर्मूला है वीन्स लॉ कब फॉलो करेगा? जब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ नहीं, दिस इज डिफरेंट. वीन्स लॉ कब फॉलो करेगा? जब टेम्परेचर कम होगा और वेवलेंथ ज़्यादा होगा. ओके, सो ये 2 ऑप्शन जो है आएंगे. अगर टेम्परेचर ज़्यादा है वेवलेंथ कम है तो रेले-जीन्स लॉ फॉलो होगा. सो हमारे क्वेश्चन में हाई टेम्परेचर और लार्ज वेवलेंथ दे रखा, सॉरी लार्ज वेवलेंथ, not a small wavelength, large wavelength, both are large. Frequency will be small but wavelength both are large and there it will be small. Okay, तो Rayleigh-Jean's फार्मूला फॉलो होगा और अगर टेम्परेचर कम है वेवलेंथ कम है तो वीन्स लॉ फॉलो होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्स कम्यूटेटर ऑफ एक्स ऑपरेटर एंड पी एक्स मोमेंटम ऑपरेटर. ओके, सो सबसे पहली चीज़, जब हम किसी कम्यूटेटर को सॉल्व करेंगे ओपन करने से पहले वी विल ऑपरेट इट ऑन अ वेव फंक्शन, जनरल वेव फंक्शन शाई. किसी आर्बिट्ररी शाई वेव फंक्शन के ऊपर हम उसको ऑपरेट करेंगे. ओके, तो जो हमारा कम्यूटेटर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स एंड पी एक्स विल बी रिटन एज एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स. ये हमारा फॉर्मूला होता है कम्यूटेटर का. ओके, ब्रैकेट के बाहर क्या है? शाई. नाउ वी विल ऑपरेट एक्स पी एक्स शाई विल बी ऑपरेटेड ऑन शाई माइनस पी एक्स एक्स विल बी ऑपरेटेड ऑन शाई. नाउ वी नो दैट हमारा जो पी एक्स ऑपरेटर है उसका वैल्यू क्या होता है? माइनस आयोटा एच क्रॉस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्स. सो जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे माइनस आई एच क्रॉस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड शाई, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आई एच क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो पी एक्स ऑपरेटर है वो ऑपरेट हो रहा है एक्स एंड शाई बोथ पे. ओके, सो ब्रैकेट में एक्स एंड शाई, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स आई एच पर डेल शाई बाय डेल एक्स, माइनस माइनस प्लस. जब हम एक्स के साथ इसको ऑपरेट करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई एच क्रॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो आई एच क्रॉस शाई. और फिर जब हम शाई का डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो
आई एच क्रॉस एक्स डेल शाई बाई डेल एक्स. ओके, सो नाउ वी कैन सी द टर्म्स. एक तो ये वाला टर्म हम देख सकते हैं और ये वाला टर्म, दे बोथ आर सेम, सो दे विल कैंसिल ईच अदर. ओके, सो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा? ओवरऑल एक्स पी एक्स शाई इक्वल्स टू आई एच क्रॉस शाई. ओके, नाउ हमारा जो आर्बिट्ररी वेव फंक्शन है उसको हम हटा देंगे. सो ओवरऑल एक्स पी एक्स कितना हो जाएगा? आई एच क्रॉस. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर. ओके, सो यहाँ पे क्या दिया रखा है इन्होंने? आई एच बाई टू पाई. वाई? बिकॉज एच क्रॉस की वैल्यू एच बाई टू पाई होती है. सो आई एच क्रॉस विल बी कितना हो जाएगा? आई एच अपॉन टू पाई. So this will be our correct option. Okay, these both answers are correct. Either IH cross or IH upon 2 pi. Okay, so ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन. सो क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ 2 फर्मियोन्स इन 3 सेल्स. ओके, सो हमारे पास 3 सेल्स हैं, 1 2 3 सेल्स. मतलब कि हम इसको एक बॉक्स भी समझ सकते हैं. दीज आर लाइक सम बॉक्सेस, और हमें 3 फर्मियोन्स इसके अंदर डालने हैं. सो नंबर 1 थिंग इज दैट व्हाट आर फर्मियोन्स? फर्मियोन्स आर क्या होते हैं? स्पिन ऑफ हाफ इंटीग्रल पार्टिकल्स. और क्या करते हैं? दे फॉलो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. सो फर्मियोन्स जो होते हैं वो स्पिन हाफ इंटीग्रल पार्टिकल्स होते हैं, और वो फॉलो करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. नाउ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि फॉर फर्मियोन्स it tells us that no two fermions can occupy the same state. ओके, इसका मतलब कि जो कोई भी 2 फर्मियोन्स किसी एक स्टेट में नहीं आ सकते. स्टेट मतलब कि यहाँ पे हमारे लिए जो बॉक्स है, दिस इज जस्ट लाइक अ स्टेट ऑफ द पार्टिकल. सो दूसरी चीज़, फर्मियोन्स जो हैं, फर्मियोन्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल. यानी कि 2 फर्मियोन्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. दे लुक्स लाइक सेम. ओके, सो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनेगी, नंबर 1 पॉसिबिलिटी क्या होगी कि यहाँ पर 3 सेल्स हैं, हमने फर्स्ट शेल में भर दिया पार्टिकल फर्मियोन और सेकंड शेल में भर दिया. दिस इज वन वे. ओके, सेकंड वे क्या हो गया? फर्स्ट पार्टिकल हमने फर्स्ट शेल में भरा और सेकंड पार्टिकल हमने थर्ड शेल में भरा. दिस इज सेकंड वे. अदर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि फर्स्ट पार्टिकल हमने अब सेकंड शेल में भरा और सेकंड पार्टिकल हमने थर्ड शेल में भर दिया. दिस इज थर्ड वे. ओके, और कोई पॉसिबिलिटी होगी क्या? यू कैन चेक, यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यू कैन कमेंट ऑल्सो कि अगर और कौन सी पॉसिबिलिटी आपको लगता है. सो दिस विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू मी. और आप लोग भी जो है इसको चेक कर सकते हैं कि ये 3 ही पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है. ओके, सो इस वीडियो के अंदर जो है सिर्फ इतना ही. आगे और भी हम जो है वीडियो बनाते रहेंगे, और आप कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं जो कि डिस्कस किया जाए, जो कि आपको अच्छे से नहीं आता, जिसमें क्लैरिटी नहीं है, तो उस टॉपिक्स का वीडियो हम लोग लेकर आएंगे. और मेकआउट के लिए जो आपके जितने भी जो पेपर्स आगे आने वाले हैं, उसके लिए जो है एक लॉन्ग वीडियो ना, सब्जेक्टिव वीडियो जो है भी बनाएंगे. ओके, थैंक यू.